वेतन से आय के गणना के इस वीडियो में हम अर्न लीव सैलरी उपार्जित अवकाश वेतन के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। कर्मचारी को अपने सेवा काल के दौरान विभिन्न प्रकार के अवकाश प्रदान किए जाते हैं। कर्मचारी चाहे तो उन अवकाशों का उपभोग कर ले या उपभोग नहीं करने की अवस्था में अवकाश समाप्त हो जाते हैं अथवा अवकाश कम्युलेटिव हो जाते हैं, यानी कि जुड़ते जाते हैं, जोड़ लिए जाते हैं भविष्य में अवकाश लेने के लिए, या इनके स्थान पर नगद राशि प्राप्त कर सकता है। तो कर्मचारी को के पास ऑप्शन होता है, विकल्प होता है कि वह जो भी उसको अवकाश मिलते हैं उनका उपभोग कर ले या उनको संचित कर ले और उनके स्थान पर नगद भुगतान प्राप्त कर ले। तो अर्जित अवकाशों का नकदीकरण, जो नगद भुगतान है, वो सेवा काल के दौरान भी प्राप्त हो सकता है, सेवानिवृत्ति पर भी प्राप्त हो सकता है और मृत्यु पर भी प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिनियम के जो प्रावधान हैं उनका अध्ययन करना है। अर्जित अवकाश और उपार्जित अवकाश। तो सेवा काल के दौरान यदि अर्जित अवकाश उपार्जित अवकाश के बदले कोई वेतन प्राप्त करता है तो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए वो कर योग्य है, चाहे कर्मचारी सरकारी हो या गैर सरकारी हो। सेवा काल के दौरान उपार्जित अवकाश के बदले जो भी राशि प्राप्त करता है वह कर योग्य है। सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अवकाश वेतन के संबंध में कर्मचारी को दो भागों में बांटा जाता है, एक सरकारी कर्मचारी की दशा और दूसरा गैर सरकारी कर्मचारी। तो सरकारी कर्मचारी में केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन पूर्णतः कर मुक्त होता है, यानी सेवा के दौरान तो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है और सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनको अगर उपार्जित अवकाश मिलता है और उपार्जित अवकाश के बदले वेतन मिलता है तो वह पूर्णतः कर मुक्त होता है। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन पूर्णतः कर मुक्त होता है, यानी कि सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी को जो उसके अर्जित अवकाश के बदले वेतन मिलता है वो भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। अब कर्मचारी की जो दूसरी कैटेगरी है, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी एवं स्थानीय सत्ता के कर्मचारी की दशा में उपार्जित अवकाश वेतन यदि सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होता है तो उसके लिए 4 कंडीशन निर्धारित की हैं और उन चारों में से जो न्यूनतम राशि होगी वह कर मुक्त होती है। पहली इसमें शर्त है वास्तव में प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन की राशि, यानी वास्तव में उसको अर्जित अवकाश के वेतन की कितनी राशि प्राप्त हुई है उसको लेंगे। दूसरे बिंदु में लेंगे 10 माह का औसत वेतन के आधार पर वेतन, यानी कि औसत, पहले तो औसत वेतन ज्ञात करेंगे और उस औसत वेतन के आधार पर 10 माह का वेतन लेंगे। और तीसरी कंडीशन है वो मैक्सिमम लिमिट है, सरकार द्वारा अधिसूचित राशि है जो कि 3 लाख रुपए है। और चौथी कंडीशन है सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश की अवधि का औसत वेतन के आधार पर वेतन, यानी औसत वेतन के आधार पर वेतन तो लेंगे ही, पर कौन सी अवधि का? सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश की अवधि का, यानी जितने भी अर्जित अवकाश रहे उसका वेतन लेंगे। अब देखिए यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि एक कर्मचारी को एक वर्ष में 30 दिन से अधिक का अवकाश मिलता है तो अधिकतम एक वर्ष में 30 दिन का अवकाश मानेंगे, यानी कि 30 दिन से अगर ज़्यादा मिल रहा है उसको तो इस उद्देश्य के लिए, यानी इस करमुक्ति के लिए अपन एक वर्ष में 30 दिन का अवकाश ही मानेंगे, बाकी को शामिल नहीं करेंगे। यानी किसी कर्मचारी को मान लीजिए एक वर्ष में 40 दिन का मिल रहा है या 45 दिन का अवकाश मिलता है तो ऐसी स्थिति में अपन जो गणना करेंगे वो 30 दिन का मानते हुए और उसमें से जितना अवकाश उसने उपभोग कर लिया है वो घटा देंगे और बाकी बची हुई अवकाश की अवधि मानेंगे, न कि क्वेश्चन में दिया हुआ मान लो 45 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन दे रखी है कि
6 महीने का बचा हुआ है, तो अपन ज्ञात करेंगे कि 6 महीने का वो 45 दिन के आधार पे बचा हुआ बताया है क्वेश्चन में, जबकि वास्तव में अपन एक साल में 30 दिन को मानते हुए ही गणना करेंगे। औसत वेतन की गणना सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व के 10 माह की अवधि के प्राप्त या प्राप्य वेतन के आधार पर की जाएगी। यानी औसत वेतन की गणना जो करेंगे वो सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व के 10 महीनों का वेतन जोड़ेंगे और 10 का भाग देके वो औसत आएगा, वो उसके आधार पर करेंगे। जिस दिनांक को अवकाश ग्रहण करता है उस दिनांक से पूर्व के 10 महीने, यानी कि जिस दिन वो रिटायर होता है उससे पूर्व के उस दिनांक से पहले के 10 माह लेंगे। वेतन में 3 चीज़ें शामिल करेंगे, वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता हो, यानी सेवा शर्तों के अधीन हो तो, और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के आधार पर कमीशन यदि हो तो तीनों को शामिल करते हैं। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अधीन हो तो, और बिक्री पर आधारित कमीशन। यदि कर्मचारी को पूर्व में कोई नियोक्ता के यहाँ अर्जित अवकाश वेतन मिला है और उसकी कर मुक्ति मिली है तो अधिकतम कर मुक्त राशि 3 लाख रुपए ही होगी, यानी पहले वाली कर मुक्ति को इस अधिकतम राशि में कम कर दिया जाएगा और शेष कर मुक्ति बाद में मिलेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी को अर्जित अवकाश वेतन के रूप में पहले किसी नियोक्ता से राशि मिली और उसमें से अपन ने 50,000 रुपये कर मुक्त कर दिया, तो बाद में 3 लाख में से 50,000 घटा के 2.5 लाख की ही कर मुक्ति दी जा सकेगी, यानी कुल मिलाकर उसको 3 लाख मैक्सिमम छूट मिलेगी। तो अधिकतम सीमा को यदि पहले कर मुक्ति प्राप्त कर ली है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम सीमा को उस राशि से कम कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर कर मुक्ति कितनी देंगे? 3 लाख की देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अर्जित अवकाश वेतन जिस वर्ष में वास्तव में प्राप्त होता है उसी वर्ष में कर योग्य होता है, उसी वर्ष में कर योग्य होगा जिस वर्ष में प्राप्त होता है। सेवा की अवधि को पूर्ण वर्षों में लेते हैं, टोटल पूर्ण वर्षों में लेते हैं, यानी महीनों को छोड़ दिया जाता है, वर्ष के भाग को छोड़ दिया जाएगा। जैसे किसी कर्मचारी ने 28 वर्ष 10 माह नौकरी की है तो सेवा अवधि 28 वर्ष मानी जाएगी। उपार्जित अवकाश वेतन की करमुक्त राशि ज्ञात करने के लिए इस एक उदाहरण की सहायता से अपन समझेंगे। तो यहाँ एक एम्प्लॉय है, प्राइवेट कंपनी में रिटायर हुआ है 30 जून 2019 को, 30 जून 2019 को रिटायर हुआ है। 25 साल और 10 महीने, 25 वर्ष 10 माह की सेवा के पश्चात, यानी कि 25 साल नौकरी की है, 25 साल 10 महीने। रिटायरमेंट के समय वह उसको उपार्जित अवकाश के रूप में अर्न लीव सैलरी के रूप में 5,40,000 मिलते हैं, और अपने को कैलकुलेट करना है उसका लीव केस एनकेसमेंट एग्जेम्प्ट कितना है, टैक्सेबल कितना है। पर मंथ सैलरी अपने को दी हुई है टाइम ऑफ रिटायरमेंट 24,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है उसको रिटायरमेंट के टाइम, यानी 30 जून 2019 में। सैलरी जो है उसकी 1 मार्च 18 से 28 फरवरी 19 तक कितनी थी? 22,000, और उसके बाद 24,000 हो गई। यानी कि यहाँ अगर देखें तो 24,000 उसको मिली है कौन से 4 महीनों में मिली है। फरवरी 19 तक तो मिली है उसको 22,000, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने उसको 24,000 मिली है। और चूंकि अपने को 10 माह का औसत निकालना होता है तो 4 महीने तो 24,000 ले लेंगे, मार्च अप्रैल मई और जून, और उससे 6 महीने पहले के लेंगे जो फरवरी जनवरी दिसंबर नवंबर अक्टूबर और सितंबर, यानी इन महीनों में उसको मिली है 22,000 रुपये। तो 22,000 इंटू 6 और 24,000 इंटू 4 करके 10 का भाग देंगे तो औसत सैलरी आ जाएगी। लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस, सेवा में रहते हुए उसने कितने महीने की अवकाश का उपभोग किया? 15 महीने के अवकाश का उपभोग किया सेवा में रहते हुए। और लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि कंप्लीट जो साल है उनके लिए 1.5 महीने का मिल रहा था इसको, 1.5 महीने का अवकाश मिल रहा था एक कंप्लीट ईयर का। तो देखिए अपन देखें इसके टोटल 25 साल नौकरी की तो 1.5 महीने के हिसाब से 37.5 महीने की इसको छुट्टी टोटल मिली।
जिसमें से इसने कितने काम में ले ली, 15 महीने की उपभोग कर ली। तो कितना बचा, 37.5 में से 15 घटाएंगे तो 22.5 महीने की छुट्टी इसके पास है। किंतु अपन ने जो नियम है उसमें ये है कि अपन एक कंप्लीट ईयर के लिए 30 दिन देंगे केवल उसको। कितना देंगे, 30 दिन। तो 30 दिन के हिसाब से यानी एक महीना देंगे अपन। एक महीना देंगे एक साल के लिए, तो 25 साल में कितनी देंगे, 25 महीने ही देंगे अपन। कितना देंगे, 25 महीने। और 25 महीने में से इसने कितने काम में ले ली, उपभोग कितनी कर ली, 15 महीने। 15 महीने की छुट्टी उपभोग कर ली 25 महीने में से, तो बाकी कितना बचा, 10 महीने। यानी अपन ये मानेंगे कि इस पर्पज से उसके पास बची हुई जो सेवा का अर्जित अवकाश है वो केवल 10 महीने होगी, क्योंकि 25 महीनों में से टोटल इसको 25 महीने का एंटाइटलमेंट था 25 साल के लिए, और उसमें से 15 महीने इसने उपभोग कर ली, तो बचे हुए 10 महीने के लिए उसको उसका भुगतान मिल सकता है। दूसरा, यदि वैसे देखें तो बैलेंस इसके पास 22.5 महीने का है। तो अब गणना करेंगे इसकी। अपने पास 4 लिमिट है इसमें, 4 जो लिमिट है उसमें पहली एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 5,40,000 रुपये। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी के लिए अपन ने अभी डिस्कस किया था कि लास्ट के 4 महीने में तो उसको 24,000 मिल रहे हैं और उससे पहले 22,000 मिल रहे हैं, यानी कि बाकी 6 महीने में उसको 22,000 रुपये प्रति माह। तो 22,000 इंटू 6, 24,000 इंटू 4 भाग देंगे 10 का, तो 22,800 का औसत वेतन आ गया। कितना आ गया, 22,800। तो 22,800 के हिसाब से 10 महीने का लेंगे, 10 मंथ से एवरेज सैलरी लेंगे, तो 22,800 इंटू 10 करेंगे तो 2,28,000 का दूसरी लिमिट आ गई। तीसरी लिमिट इसमें मैक्सिमम एग्जम्प्टेड अमाउंट वो कितना है, 3 लाख है। 3 लाख की लिमिट है मैक्सिमम की। और चौथी, बचे हुए सेवा का उपार्जित अवकाश का वेतन। अब बचे हुए की गणना मैंने अभी आपको समझाया कि कुल 25 साल की नौकरी की है, पूर्ण सेवा के वर्ष कितने हैं, 25 हैं। तो अपन 25 महीने की इसको छुट्टी देंगे, 25 महीने की छुट्टी इस पर्पज से मानेंगे। और इसने 15 महीने की चूंकि यूज कर ली, तो बचे हुए 10 वर्ष कितने हुए, बचे हुए महीने कितने हुए, 10। और 10 महीने का औसत वेतन के आधार पर वेतन निकालेंगे, तो 10 इंटू 22,800 यानी 2,28,000 का टोटल आएगा। तो इस प्रकार चारों लिमिट में, एक लिमिट हो गई 5,40,000, दूसरी 2,28,000, तीसरी 3 लाख और चौथी 2,28,000। न्यूनतम राशि कर मुक्त करेंगे। न्यूनतम राशि कितनी है, 2,28,000। तो 2,28,000 तो कर मुक्त कर देंगे, और बाकी जो एक्चुअल अमाउंट है 5,40,000 में से 2,28,000 घटाएंगे तो 3,12,000 का अमाउंट बचेगा, वो कर योग्य हो जाएगा। तो इस प्रकार कर योग्य राशि कितनी हो जाएगी, 3,12,000। कर मुक्त राशि कितनी हो जाएगी, 2,28,000। धन्यवाद।